नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे मध्यकालीन इतिहास के सीरीज का 7वां भाग है और विजयनगर साम्राज्य का दूसरा भाग है। आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत उसकी प्रशासनिक तथा सामाजिक स्थिति को देखेंगे। इसके अलावा कला और साहित्य पर भी फोकस करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य को हिंदू पुनरुत्थानवादी काल भी कहा जाता है और हम लोग ये भी देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य अपनी कला और साहित्य के तत्व चोल वंश एवं उत्तर भारत से ग्रहण करता है। विजयनगर साम्राज्य के समय काल को देखें तो लगभग 1350 एडी से लेकर 1600 एडी के बीच में रहा है। इन 200 वर्षों के इतिहास पर हम लोग नज़र दौड़ाएं तो हम पाते हैं कि इस समय तक यानी कि 1350 ईस्वी जब इसकी शुरुआत होती है उस समय तक भारत में इस्लाम का 150 वर्षों तक शासन हो चुका था तथा खिलजी एवं तुगलक वंश दक्षिण भारत तक फैल चुके थे। इन इस्लाम का प्रभाव भारतीय प्रशासन, समाज, कला, संस्कृति तथा राजनीति पर भी पड़ेगा। और इसके अलावा और भी हम नज़र दौड़ाएं तो पाएंगे कि 1600 एडी के आसपास मुगल साम्राज्य का उत्थान होना शुरू हो गया था तथा भारत में पुर्तगालियों का आगमन हो चुका था। इन्हीं बैकग्राउंड में हम लोग विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक, सामाजिक तथा कला और साहित्य पर देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की आज हम लोग प्रशासन, समाज एवं कला संस्कृति पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रशासन को देखें तो विजयनगर प्रशासन में राजा का स्थान सर्वोच्च था। क्यों सर्वोच्च था? क्योंकि विजयनगर साम्राज्य के चारों तरफ मुस्लिम साम्राज्य से घिरा हुआ था और इससे इन मुस्लिम साम्राज्य से इनकी लगातार चुनौती मिल रही थी। इस वजह से जो सत्ता थी सेंट्रलाइज्ड हो गई, केंद्रीकृत हो गई। इसके अलावा देखें तो धर्मशास्त्रों के अंतर्गत परंपरा, नियम एवं प्रथाओं को मानने के लिए राजा बाध्य था। अगर इन परंपराओं, नियम, प्रथाओं का उल्लंघन करता है तो जनता का विद्रोह का सामना करना पड़ सकता था, क्योंकि जनता का परंपरा, नियम और प्रथाओं पर गहरी आस्था थी। इसके अलावा देखें कि राजा जन कल्याण के कामों पर ज़्यादा ध्यान देता था और इनका जो संबंध था पिता पुत्र का था, जहाँ पर राजा पिता का स्वरूप लिए हुए था तथा प्रजा पुत्र का। इस कारण राजा को जनता का समर्थन मिलता रहता था। इसके बाद और नज़र दौड़ाएं तो राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद भी था, किंतु इसकी सलाह मानने के लिए राजा बाध्य नहीं था। उसके अलावा पद नाम को देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्रीलिम्स के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दंड नायक का एक पद होता था जो कि अधिकारियों का वर्ग था, जो कि सेनापति, न्यायाधीश, गवर्नर तथा प्रशासक की नियुक्ति करता था। यही दंड नायक यानी कि अधिकारियों का वर्ग। इसके अलावा देखिए कि कार्यकर्ता के रूप में प्रशासनिक अधिकारी को जाना जाता था। जो कार्यकर्ता था वो प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था। उसके बाद कार्यों को अच्छे से संचालन हो सके तो राज्य की एक प्रमुख विशेषता थी, उस समय से सचिवालय का निर्माण हुआ था। तो देख लीजिए कितना डेवलप था ये। इसके अलावा साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था। ये ध्यान रखिएगा, इस प्रांत को जो साम्राज्य था इसको प्रांतों में बांटा गया था। इन प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद ये जो मंडलम था आगे चल के, ये प्रांत या मंडलम आगे चल के कोल्लम या वाला नाडु, जिसे हम लोग जिला भी कहते हैं आज, उसमें विभाजित था। फिर ये जिला आगे चल के नाडु में विभाजित था और ये नाडु मेला ग्राम में विभाजित था। उस समय गाँव को ऊर कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, और स्थल को गाँव का समूह कहा जाता था। गांव के समूह को स्थल कहा जाता था। जो प्रांत का जो हेड होता था गवर्नर और नायक होता था, जो कि एक सामंत का प्रतीक होता है। थोड़ा सा और भी जानते हैं इन दोनों के बारे में। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन पर नज़र दौड़ाएं तो हम पाते हैं कि जो प्रांत के हेड थे उन्हें नायक या गवर्नर कहा जाता था। थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रांत के हेड को नायक या गवर्नर कहा जाता था। ये दोनों सामंत हुआ करते थे। गवर्नर और नायक टैक्स वसूला करते थे तथा गवर्नर राजा के प्रतिनिधि के तौर पर काम किया करते थे। यहाँ पर देखेंगे कि खास बात थी कि गवर्नर का हस्तांतरण होता था, थोड़ा ध्यान रखिएगा, जबकि नायक का हस्तांतरण या ट्रांसफ़र नहीं होता था। इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा कर रख लीजिएगा। जो गवर्नर थे वंशानुगत नहीं हुआ करते थे, जबकि नायक वंशानुगत हुआ करते थे। थोड़ा इसके ध्यान रखिएगा। इसके अलावा विजयनगर जो साम्राज्य था नायक के पद्धति के द्वारा छोटे शासक पैदा कर दिए। इसके अलावा हम लोग आगे चलकर देखेंगे कि ये ही जो छोटे नायक हैं, जो छोटे शासक हैं, विजयनगर साम्राज्य के समाप्ति का कारण बने। इसके अलावा नायक बहुत ही शक्तिशाली वर्ग बनकर उभरा, जो कि इतिहासकार इन्हें जमींदार वर्ग कहते हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स की दृष्टि से हम लोग दो पद को देखते हैं जिसमें अमरम कहा जाता था।
दो शब्द को देखते हैं, जिसे पहला है अपना अमरम, जिसे सेना प्रमुखों को दिए जाने वाला भूमि क्षेत्र को अमरम कहा जाता था, तथा पलाईगार उसे कहते थे जो छोटे सैन्य प्रमुख हुआ करते थे। इसके अलावा इस राज्य के राजस्व का प्रमुख स्रोत भूमि कर था, तथा इसके अलावा विवाह कर भी लिया जाता था, तथा इस राज्य के शासकों का पुर्तगालियों के साथ संबंध था। कुल मिलाकर कहे तो ये एक संपन्न राष्ट्र था। ठीक है, ये रहा अपना प्रशासनिक। उसके अलावा आगे देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की विशेषताओं को देखें तो चोलों के द्वारा प्रारंभ की गई ग्राम स्वायत्तता यहाँ भी मौजूद थी, यानी कि ग्राम स्वायत्तता या पंचायती व्यवस्था मौजूद थी। हम अभिलेख में पाते हैं कि चोलों के द्वारा ग्राम स्वायत्तता का संपूर्ण वर्णन किया गया और बताया गया है कि ग्राम अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होगी, इनकी क्या योग्यता होनी चाहिए ग्राम अधिकारियों की, कैसे इनका चुनाव होगा, तथा कौन अधिकारी होंगे और कैसी इनकी मतगणना होगी, ये सब अभिलेख से हमें ज्ञात होता है। और यही सब सारी चीज़ें यहाँ भी मौजूद थी, यानी कि विजयनगर साम्राज्य में ये पद्धति लागू थी। इसके अलावा हम लोग विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक स्थिति को पर नज़र दौड़ाएं तो पाते हैं कि समाज में ब्राह्मणों का उच्च स्थान था। इसके अलावा भारतीय समाज की सबसे कमज़ोर कड़ी जो रही है जाति परंपरा या जाति व्यवस्था यहाँ भी मौजूद थी। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आर्थिक विषमता मौजूद थी, क्योंकि निम्न वर्ग और मजदूर वर्ग के लोग शहर से दूर रहा करते थे। इसके अलावा यहाँ कुप्रथाएँ थी, जिसके अंतर्गत दहेज प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन था, किंतु इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। और विधवाओं की स्थिति भी बहुत खराब थी। इसके अलावा बहुविवाह की प्रथा प्रचलन में थी। परंतु एक चीज़ देखते हैं कि उच्च वर्ग एवं मध्यम वर्ग के स्त्रियों की स्थिति कुछ बेहतर थी, क्योंकि इनका शिक्षा, राजनीति, ज्योतिष और क्लर्क के क्षेत्र में योगदान रहा है। इसलिए स्त्रियां विद्वान, लेखिका, कवयित्री, संगीतकार और न्यायाधीश भी हुआ करती थी। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि इस समय जो शिक्षा दी जाती थी संस्कृत भाषा में दी जाती थी, तथा औषधि, ज्योतिष और खगोल विद्या का भी अध्ययन किया जाता था, जिसमें आप देखेंगे कि पूरे राज्य में वैष्णव और शैव धर्म का प्रचलन था, तथा इसी समय बलि प्रथा का भी प्रचलन था। इसके अलावा देखेंगे कि दक्षिण भारत में हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक रूप में विजय साम्राज्य प्रसिद्ध हुआ और वेद पुराणों पर आधारित धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थी। एक दो वर्ग है, लुहार और बढ़ई वर्ग, जिनका समाज में भी ऊंच स्थान था। तो ये रहा विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक स्थिति। अब आगे देखते हैं कला संस्कृति का भाग क्या रहा है। विजय साम्राज्य के अंतर्गत कला और साहित्य पर नज़र दौड़ाएं तो पहले हम लोग कला पे आते हैं। इस काल में कला और साहित्य के मामले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, जैसे कि पल्लव वंश ने प्राप्त किया था। इसके बाद हम देखेंगे कि साहित्य, कला और संस्कृति को मुस्लिम शासकों ने बहुत नुकसान पहुंचाया था, जैसे कि मंदिर तोड़ा गया, धर्म परिवर्तन किया गया। इस समय जो भी ध्वंस हुआ था उसका पुनर्निर्माण किया गया, इसलिए इसे हिंदू पुनरुत्थानवादी काल भी कहा जाता है। हिंदुओं का पुनरुत्थान हुआ, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। इसके बाद इस समय तक मुस्लिम कला विकसित हो चुकी थी और इस काल में हिंदू, मुस्लिम और द्रविड़ तीनों का हमें संगम दिखाई देगा, लेकिन द्रविड़ कला प्रमुख थी। इसके अलावा हम लोग देखेंगे जन संस्कृति और जन भाषाएँ भी विकसित हुए। जन भाषाओं के अंतर्गत कन्नड़ और तेलुगु का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, जैसे कि मध्यकाल में आगे जाके देखेंगे कि मीराबाई ने राजस्थानी भाषा और जयसी और तुलसीदास और अन्य ने अवधी भाषा का विकास किया। उसी तरह इस समय भी यहाँ पर कन्नड़ और तेलुगु भाषाएँ आगे बढ़ी। आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि वास्तुकला के अंतर्गत मंदिर कला का जबरदस्त विकास हुआ। आंशिक रूप से जो भी नष्ट किए गए मंदिर थे उसको मरम्मत करके बड़ा आकार दिया गया, क्योंकि मंदिर साउथ के सांस्कृतिक केंद्र हुआ करते थे, तो बहुत सारा लोग आते थे, इसलिए उनका आकार को बढ़ा दिया गया, जैसे कि विट्ठल एवं हजारा मंदिर याद कर लीजिएगा उस समय के। इसके बाद क्या किया गया कि मंदिरों के गर्भगृह और गोपुरम, जो जिसे प्रवेश द्वार भी कहते हैं, वो पहले से था, उसको कोई बदलाव नहीं किया। किंतु मंदिर में जोड़े गए नृत्य तत्वों के अंतर्गत देखें तो कल्याण मंडप, जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ से सजाया जाता था, तथा अलंकृत स्तंभ एवं बरामदे पर बाएं किनारे पर मंडप का निर्माण प्रमुख है, जहाँ पर 1000 स्तंभ वाले मंडप के मंदिर विजयनगर साम्राज्य की मंदिरों में प्रमुख विशेषताएं थी। इसके अलावा अम्मनों याद कर लीजिएगा, अम्मनों का मतलब होता है सहायक मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इसके बाद देखेंगे कि इस काल की कला जो थी दिल्ली सल्तनत से शुरुआत होती है, शुरू होकर मुगल काल में आगे चलकर चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है, क्योंकि 1600 AD तक इसका
समय काल रहता है और मुगल काल 1526 एडी में शुरुआत हो जाती है। ठीक है, अब आगे चल के देखेंगे कि इसे भारतीय इस्लाम कला का भी नाम दिया गया। जब अंग्रेज आए तो इसे इंडियन वेस्टर्न कला का नाम दे दिया गया। एक खास बात आप लोग ध्यान रखिए, इस काल में मंदिरों में गुंबद जो कि इस्लाम का प्रतीक और कमल जो भारतीयों का प्रतीक है, दोनों का समन्वय देखने को मिला, यानी कि धर्मनिरपेक्षता के तत्व भी हमें कुछ दिखाई देने लगे। और आगे चलकर मध्यकाल में हम लोग जब ताजमहल को देखेंगे तो यही तत्व वहाँ भी हमें दिखाई देगा। तो ये रहा अपना कला वाला पार्ट। अब साहित्य वाला पार्ट देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा कला वाला पार्ट बच रहा होगा। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ही हम लोग कला एवं साहित्य देख रहे थे, आज और थोड़ा आगे देखते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि चोल परंपरा को विजयनगर साम्राज्य ने आगे बढ़ाया। जो भी चोल परंपरा थी इस कला और साहित्य में, विजयनगर साम्राज्य ने उसको आगे बढ़ाया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य के दरबार में उच्च कोटि के चित्रकार भी हुआ करते थे, तथा इसके साथ साथ कर्नाटक संगीत इनके काल में खूब फला और फूला। और वास्तुकला अभी तक हमने देखा था। इसके बाद हम लोग साहित्य को देखेंगे तो साहित्य में भी विजयनगर साम्राज्य का बड़ा योगदान रहा है। तो साहित्य के फलने फूलने के पीछे मुख्य कारणों को देखें तो विजयनगर के जो भी शासक थे बहुत ही शिक्षित थे और इन्होंने साहित्य, कला और संस्कृति का भी संरक्षण प्रदान किया। इसके बाद देखेंगे विजयनगर के शासक जो थे स्वयं में रचनाकार थे, जैसे कि कृष्णदेव राय थे। इस काल में भक्ति काल का आंदोलन जोर पकड़ने लगा था। इसके अलावा राजा का संरक्षण, रचनाकार, भक्ति काल के रूप में जनता के कारण साहित्य अपने ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। ये काल संस्कृत साहित्य का, ध्यान रखिएगा, पुनर्जागरण काल रहा है। और इस काल में द्रविड़ भाषाओं के क्षेत्र में 9 शास्त्रीय द्वार खोले गए। द्रविड़ भाषाओं के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आता है। इसके बाद ये साहित्य भक्ति आंदोलन, इसके अंतर्गत लिखा गया। भक्ति आंदोलन के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण बने। तो आइए देखते हैं कि इसमें साहित्य में किनका योगदान रहा है और कौन कौन से साहित्य रहे हैं। कृष्णदेव राय के काल में देखें तो कला और साहित्य के विकास के अंतर्गत साहित्य को हम लोग पहले देखते हैं कि इसमें इनके काल में साहित्य का क्या क्या विकास हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य धन के दृष्टि से इनके काल में बहुत ज़्यादा समृद्ध हुआ और कला और साहित्य के दृष्टि से भी अपने समृद्ध और सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा। अब्दुल रज़ाक और निकोलो कोंटी ने अपने संस्मरणों में लिखा कि विजयनगर साम्राज्य जैसा पृथ्वी पर कोई नगर नहीं है। इसके बाद इसके अलावा इसमें हम देखते हैं कि जनता राजा को प्यार करती थी और संस्कृत, तेलुगु के अच्छे विद्वान इनके दरबार में पाए जाते थे। इसके अलावा कृष्णदेव राय स्वयं संस्कृत एवं तेलुगु के विद्वान भी थे। इन्होंने संस्कृत में 5 तथा तेलुगु में अमुक्तमाल्यदा, याद रखिएगा, अमुक्तमाल्यदा मस्ट है, याद रखिएगा, नामक ग्रंथ की रचना की। उसके बाद देखें इनके दरबार में 8 रत्न थे, ये जो कि सभी कवि थे। इन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, मस्ट है, याद रखिएगा। इसके अलावा इनके दरबार के श्रेष्ठ कवि को देखें तो अल्लाह सानी पेदनन थे। इन्हें अधिराज कविता पितामह की उपाधि दी गई, जो कि एक राजकीय उपाधि थी, याद रखिएगा। अधिराज कविता पितामह, जो कि एक राजकीय उपाधि थी, इन्हें दी गई। और इनकी रचना थी मनुचरित, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा कवि का आता है नंदी तिम्मन, जिनकी रचना है परिजात परहरण, और जो कि तेलुगु भाषा में है और इन्होंने प्रेम कथाएं भी लिखी है। उसके अलावा तीसरा कवि है अपना पंडित तेनालीराम रामकृष्ण, जिनकी रचना है पांडुरंग महात्म्य, जो कि तेलुगु भाषा में लिखा गया। इसके अलावा हम लोग देखेंगे पेदनन, मस्ट है, ये इसको याद रखिएगा। पेदनन को तेलुगु भाषा का जनक माना जाता है। उसके अलावा कृष्णदेव राय ने धर्मनिरपेक्ष साहित्य के तेलुगु में अनुवाद को प्रोत्साहित किया। थोड़ी सा और है इसके अंतर्गत। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ही बहुत सारे धार्मिक साहित्यों की रचना किया गया, जिसके अंतर्गत वैष्णव साहित्य, बौद्ध, जैन और शैव साहित्य प्रमुख है। शैव मत को प्रस्तुत करने वाला आर नंदी का शिवानंद सित्तर, याद रखिएगा, शिवानंद सित्तर प्रमुख है। इसके अलावा इस काल में धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी रचा गया, जैसे पुलगेंडे का नलबेम्बा, याद कर लीजिएगा, और बिलेपुतुर का भारतम प्रमुख है। यह धर्मनिरपेक्ष साहित्य हैं। इसके अलावा सायन के नेतृत्व में संस्कृत साहित्य भी लिखा गया तथा इस पर टीकाएँ भी लिखी गई। इसके अलावा हेमाद्री ने धर्म शास्त्र पर टीका लिखी। उसके बाद कुछ लेखकों ने एक नवीन लोक नाटक परंपरा यक्षगान की शुरुआत की।
यक्षगान एक लोक नाट्य परंपरा है। इसके बाद इस काल में प्रथम कन्नड़ विद्वान मधुरा ने, याद रखिएगा, मधुरा ने धर्मनाथ पुराण की रचना की, जो कि 15वें जैन तीर्थंकर से संबंधित है। इसके अलावा कृष्णदेव राय के दरबारी कवि माल नारायण ने कन्नड़ एवं संस्कृत में बहुमूल्य साहित्य की रचना किया। इसके अलावा कन्नड़ का, याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट, कन्नड़ का व्याकरण शब्दानुशासन मस्ट है, इसी काल में लिखा गया। इसके अलावा नंबूद्री ब्राह्मणों ने मलयालम साहित्य की नई शैली झरकिसरी कुलतू को जन्म दिया। झरकिसरी कुलतू को, याद रखिएगा, जन्म दिया। इसमें पुराणों के कथानकों को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। नंबूद्री ब्राह्मणों ने, याद रखिए, किसने किया था? नंबूद्री ब्राह्मणों ने। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि विजयनगर साम्राज्य में साहित्य के नए नए द्वार खुले, आयाम खुले, और आगे चलकर इन्हीं आयामों और द्वार के आधार पर नई नई रचनाएँ रची गई। तो ये जो अपना विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन, समाज एवं कला संस्कृति IAS या PCS मेंस के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिण भारत में मात्र एक यही हिंदू साम्राज्य था। तो विजयनगर साम्राज्य में बस इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। कल हम लोग मध्यकालीन दर्शन पढ़ेंगे, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धताद्वैत। ठीक है, जय हिंद।